हेलो। आवाज नहीं आ रही यस मेरी? सर। सर अब आई है। स्क्रीन शेयर है बेटा? जी सर शेयर है। चलें यार, सॉरी वो मेरा माइक ऑफ था, मैं बोल रहा था और आगे से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था तो आई थॉट कि पता नहीं क्या हो गया। चलें तो बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देना हसन। तो आज जी का सर जो कर दी है। ये हाँ, आज का जो बेटा ये हमारा टॉपिक है ना, इट्स अबाउट द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं ये मैं बाद में बताऊंगा। बस एक छोटी सी रीजन है जिसको इसको नाम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का दे दिया गया है, ठीक है। मगर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहता हूं जो कि लास्ट लेक्चर में किया था, ठीक है। वो जरूरी है ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए मामला, ठीक है। लास्ट लेक्चर में बेटा हमने मल्टीपल वेरिएबल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया था ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का, अगर आप लोगों को याद हो। याद है? जी सर। याद है ना अमजद? तो एक मिनट में ना रिवाइज करा दूं तो, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट वीक भी क्लास नहीं हुई थी, तो मैं चाहता हूं ताकि बस ये स्क्रीन पे आ गया बेटा आप लोगों के पास ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का। यस सर। हाँ, तो बेटा ये मैंने लास्ट टाइम आपको बात कही थी कि जब एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल हो जाएं तो फिर हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। और हमें मल्टीपल रैंडम वेरिएबल की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बाज औकात रैंडम प्रोसेस एक से ज्यादा पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा होता है, एक पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा होता बल्कि मल्टीपल पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो इन दैट केस देन वी यूज द ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा। तो इसके भी एक्सियम्स वही बने थे जो कि आपने प्रोबेबिलिटी पीडीएफ या पीएमएफ के लिए पढ़ा था, ठीक है, जो कि सिंगल वेरिएबल के लिए था। तो सिंगल रैंडम वेरिएबल के लिए आप लोगों ने एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई पढ़ा था, ठीक है। इधर अब देखें, जब हमारे पास अगर दो रैंडम वेरिएबल हो जाएं एक्स एंड वाई, तो फिर बेटा हम इसको लिखने का स्टाइल हमारा ये बन गया था कि एफ एक्स कॉमा वाई करके, ठीक है, कॉमा हमने लगा दिया था। तो मैंने आपको बोला था कि आपकी इस वाली बुक में ये मैक्सिमम दो रैंडम वेरिएबल तक गया हुआ है, अगर तीन रैंडम वेरिएबल होते तो कॉमा जी हो जाता और इसी तरह मामला बढ़ते जाते, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आपको करा दिया था। फिर इसकी एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दी थी और मुझे अब याद पड़ रहा है कि मैंने आपको एक टास्क भी दे दिया था कि ये इंटीग्रेशन है ये खुद कर लेना, तो किया था आप लोगों ने। फिर ये वाली एग्जाम्पल हमने कर ली थी बेटा, अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें हमने क्या करना था। एक मिनट, अगर ये आपके साथ द टू बॉल पेन्स वाली, बॉल पॉइंट पेन वाली आर सेलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द बॉक्स दैट कंटेन 3 ब्लू balls, 2 red, 3 greens. If x is the number of blue, y is the number of red, तो कहता है कि फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पीएमएफ बनाओ इस केस का। याद है आप लोगों को? यस सर। हाँ, तो ये बेटा हमने कर लिया था और इसके नतीजे में ये वाला फॉर्मूला हमने बना दिया था, ये एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 3 NCRX 2 NCRY 3 2 minus x minus y डिवाइडेड बाय 8 NCR2। ये बेटा इसका हमने फॉर्मूला डिराइव कर लिया था खुद से, ठीक है। अब बेटा ये नीचे इसका टेबल कैसे बनता है ये मैं अभी आपको सिखाता हूं कि ये टेबल, ये मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको सिखा दिया था, ये भी मैं आपको भी सिखाने जा रहा हूं कि ये टेबल कैसे बनता है। चूंकि बेटा, अच्छा, आप लोगों ने टेबल बनाना सीख लिया था जब एक रैंडम वेरिएबल का केस था ना, ठीक है। अब इधर चूंकि दो रैंडम वेरिएबल हैं तो इसलिए बेटा यहाँ पे जो टेबल बनेगा ना 2 एक्सिस में बनेगा। एक तरफ देखें इन्होंने ये वाई एक्सिस वाई लिया हुआ है, दिस इज द वाई एक्सिस, ठीक है, जिसमें हम वाई को वेरी कर रहे हैं, वाई की वैल्यू 0 1 2 तक जा रही है। और ये इस तरफ भी बेटा हम एक्स को वेरी कर रहे हैं और एक्स की वैल्यूज जा रही हैं 0 1 2, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यूज 0 1 2 0 1 2 का कैसे निकली ये लास्ट क्लास में हम कर चुके थे बेटा, कि एक्स की पॉसिबल वैल्यूज मैक्सिमम 2 तक जा रहा था
और y भी मैक्सिमम वैल्यू 2 तक जा रहा था। ठीक हो गया बेटा। अब बेटा ये दरमियान में ये 3/28, 9/28, 3/28, 3/14 ये कैसे आई? तो ये बेटा बहुत सिंपल है कि ये जो 3/28 है ये तब आया है जब x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू भी 0 हो। तो जब आप बेटा इस फॉर्मूले में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे और ये NCRs आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास बेटा 3/28 आ जाएगा। सही हो गया। फिर बेटा जब y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 0 होगी और x की वैल्यू 1 होगी, एंड व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 इन दिस फार्मूला जो कि आप लोगों ने खुद डिराइव किया है, तो यू गेट नथिंग बट बेटा 9/28। समझ आ गई बेटा? तो इस तरह करके बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने इसका ये पूरा का पूरा टेबल फिलअप कर देना। ठीक हो गया? समझ आ गई आपको? हैं जवानों? सर मेरे पास स्क्रीन शो नहीं हो यस रही। सर, स्क्रीन नहीं शो हो रही है शो सर, हो रही है। हो रही है बेटा, हो रही है। एक कौन सा चीता मुझे बताएगा कि एक ऐसा केस आ गया है कि जब y की वैल्यू 1 हो और x की वैल्यू 2 हो, ठीक है, y की वैल्यू 1 हो, जो 0 को मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, y की वैल्यू 1 हो और x की वैल्यू 2 हो, तो कहता है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन 0, उसने 0 कर दिया। 0 क्यों? 0 तो नहीं आता। 0 क्यों? कौन बताएगा 0 क्यों हो गई इसकी डिस्ट्रीब्यूशन? है जी? जब y सर की इस वैल्यू तरह तो 1 नहीं। हो, x की वैल्यू 2 हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन 0 निकल आई है। 0 कभी भी नहीं निकलेगी, बेशक ऊपर जाके वैल्यू पुट कर दो, 1 अगर इसलिए 0 लिख दिया है। रीजन 3 3 पता है? लेस देन इक्वल टू 2। लगता है किसी ने ट्राई नहीं किया घर जाके प्रॉब्लम। बेटा 0 इसलिए आई कि सवाल में गिवन था कि 2 बॉल्स आर रैंडमली सिलेक्टेड। आप कितनी बॉल उठा सकते हैं? 2। तो जब बेटा आपने ये वाला सिलेक्ट केस चूज कर लिया जिसमें y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या हुआ कि कितनी बॉल्स उठा रहे हो? बताओ ना। 3 नहीं उठा रहे। जब y यस की सर। वैल्यू 1 हो गई, x की वैल्यू 2 हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बॉल पॉइंट्स उठा रहे हो ना। यस यस सर। तो 3 तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है ना मेरे भाई। दैट इज नॉट इवन द ऑप्शन। इज दैट ऑप्शन? बिकॉज इन क्वेश्चन इट वॉज क्लियरली रिटन, देखिए ना, 2 balls आर सिलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम अ बॉक्स दैट कंटेन 3 ब्लू, 2 रेड, 3 पेन। उठाने की इजाजत कितनी है आपको? 2। तो बेटा ये देखें सोल्यूशन में ये नीचे लिखा हुआ है बड़ा बड़ा कि द पॉसिबल वैल्यूज जो बनती है ना एक्स एंड वाई की, वो सिर्फ यही बनती हैं। ये देखें, या दोनों में से कोई नहीं आएगा तो 0 0, या दोनों में से एक आ जाएगा तो 0 1, या 1 0 हो जाएगा, या दोनों में से एक एक आ जाएगा तो 1 1 हो जाएगा, या 0 2 हो सकता है, या 2 0 हो सकता है। दीज आर दी ओनली पॉसिबल सोल्यूशंस। इसके अलावा कोई भी पॉसिबल सोल्यूशन नहीं है। तो ये बात मेरी समझ आ गई है आप लोगों को? यस सर। सर नीचे जो इक्वेशन थी उसमें भी अगर वैल्यूज पुट करते x प्लस 2, ये यहाँ पे ये देखें, एंड 0 लेस देन एंड इक्वल टू x प्लस वाई था ना, यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करते x 2 है और y 1 हाँ है, ये 3 हाँ बन रहा है, हाँ, और 3 3 लेस बनता देन ना। एंड इक्वल टू 2, हाँ, ये मतलब रॉन्ग हो गया ना। वो आउट, वो बात ही नहीं है ना, वो तो यानी कि वो तो हमारी लिमिट में ही नहीं है। तो फिर इसलिए 0 लिख दिया है। तो वो 0 लिख दी है, वो आउट ऑफ बाउंड चला गया, वो हमारे उसमें है ही नहीं। ठीक है, तो आप जी लोग सर। ऐसा केस बेटा जो कि पॉसिबल ना हो ना,
तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने ना लग जाना, ये एफ ऑफ एक्स के फॉर्मूले में पुट करके निकालने ना लग जाना और टेबल में कहीं पुट ना कर देना, वरना सारा सवाल गलत कर दोगे। उस केस में फिर आप ऑटोमेटिकली बेटा उस केस में आप 0 पुट कर दो। ठीक है, ये देखें इस केस के लिए भी जब y की वैल्यू 2 थी और x की वैल्यू 1 थी उसमें भी 0 पुट की गई है, और उस केस में जब y की वैल्यू 2 थी और और x की वैल्यू 2 2 थी उस केस 4 में भी हो क्या गई थी, किया गया है, 0 पुट 0 किया हो गया। गया। ठीक है, फिर बेटा अगर आप लोगों ने चेक करना हो ना कि आप लोगों ने टेबल सही बनाया है कि नहीं बनाया, तो ये देखें बेटा अगर आप इसको सम करें ना, ये ठीक है, इसको अगर सम करें ओके, तो इसका बेटा आपके पास आंसर जो है वो 1 आना चाहिए। इन 15/28, 3/7, 1/28 को अगर आप सम करें ना तो बेटा इसका आंसर 1 आना चाहिए। इसको भी अगर आप टोटल सम करें तो इसका आंसर भी 1 आना चाहिए। अगर ये 1 आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये एक वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है आप लोगों ने। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो पीएमएफ का फार्मूला आप लोगों ने बनाया है ये बिल्कुल ठीक बनाया है। सच्ची सच्ची बताओ किसने ये सवाल घर में ट्राई किया था? इवन मैंने कह दिया था कि ये खुद कर लेना, ये फार्मूला हमने बना दिया था, बाद में मैंने कहा था कि ये खुद कर लें। किसी ने ट्राई किया था या फुल टाइम ऐसी मारी है? हैं जी? सर जी वो पहले वाले लेक्चर कवर किए थे, अब ये करना था। अच्छा, तो अभी कोई सवाल इस एग्जाम्पल में कोई चीज ना समझ आई हो आप लोगों को? अच्छी तरह देख लो बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज डू आस्क मी। अगर कहते हो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, सवाल भी पढ़ लो दोबारा से। हैं, समझ आ गई थी ना ये सवाल? जी सर आ गई थी। तो ये बेटा मैंने बस आपको सिर्फ रिवाइज कराना था, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था। एक और सवाल भी भाइयों आपको करने को दिया था, ये वाला, ये एक एग्जांपल थी। इसमें एफ ऑफ एक्स वाई एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल से बना हुआ है, पहले से गिवन है आपको, ऐसे ही है। और पहला सर पार्ट इसमें डबल ये था, इंटीग्रेशन, हाँ ये मैंने आपको बोला था कि डबल इंटीग्रेशन खुद कर लीजिएगा। तो पहला पार्ट ये था कि वेरीफाई करो कि क्या ये वैलिड ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है। तो ये देखें बेटा, इसको एक बार आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट करना था, सॉरी इंटीग्रेट करना था, फिर एक दफा विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना था। तो इसका देखें टोटल आंसर 1 की इक्वल आता है, विच शोज डेट कि ये एक वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, पार्ट ए इसका जी सर बेटा कर ये लिया था, था कि हाँ कर लिया था सर जी अभी। कर लिया था ना आप लोगों ने, चलें बस ठीक है, बस यही मैंने पूछना था कि पता नहीं आप लोगों ने किया है कि नहीं किया। असाइनमेंट तो नहीं दे दी थी मैंने ये? नो सर। हाँ चलो चलें जी बेटा, तो ये हमने रिवाइज कर लिया है अपना ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, अब बेटा हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि आज का हमारा फ्रेश टॉपिक है, एंड विच इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंड दैट इज बेटा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप कि आपको ये मेरी स्लाइड्स विजिबल है। अब मैं स्लाइड्स पे आ गया हूँ, बुक छोड़ दी है। यस सर विजिबल। विजिबल है? यस सर आ रही। यस सर। चलें जी, शुक्र है। तो बेटा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है? मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का बेटा कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं आपको इसको आसान अल्फाज में समझाऊं, कि बेटा अगर आपके पास ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है, एक रैंडम प्रोसेस हो गया, और वो जो रैंडम प्रोसेस हो गया है वो एक से ज्यादा रैंडम वेरिएबल पे डिपेंड करता है, और उसके नतीजे में फिर ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। ठीक है, तो आप लोगों के पास ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ठीक है, मगर बेटा अगर आपको कोई फरमाइश कर दे, फरमाइशी प्रोग्राम तो आते रहते हैं ना, तो अगर आपको कोई फरमाइश कर दे कि गिवन आपको ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, आपको एफ एफ एक्स कॉमा वाई गिवन है, मगर मुझे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, मुझे इस ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्स की कंट्रीब्यूशन चाहिए,
समझ आ गई है बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी सर, आ गई समझ आ समझ। गई। तो इन दैट केस बेटा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारी हेल्प करता है कि यू आर गिवन विद द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। आपके पास पूरे रैंडम वेरिएबल की एक पूरा बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होता है, मगर एक फरमाइशी प्रोग्राम आ जाता है कि नहीं भाई मुझे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा गुजारा नहीं हो रहा, मुझे सिर्फ एक्स की कंट्रीब्यूशन बता दो या सिर्फ वाई की कंट्रीब्यूशन बता दो या इन दोनों की मुझे अलग अलग से कंट्रीब्यूशन बता दो, ठीक है बेटा। तो द प्रोसीजर जिसमें बेटा हम ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन से सिर्फ एक्स या वाई की कंट्रीब्यूशन को निकाल लेते हैं, उसको बेटा हम नाम देते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस का, ठीक है बेटा। समझ आ गई? कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूं, मगर द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, मेरे अल्फाज याद रखो बेटा, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग x the contribution of x only or the contribution of y only from joint distributions, ठीक है। तो उसकी जो अलग डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएंगी x एंड y को बेटा, उनको बेटा हम नाम दे देते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस का। marginal distribution. क्लियर हो गया बेटा? मामला क्लियर हो गया, ठीक है। Yes sir. Yes sir. अब आते हैं अंग्रेजी जो लिखी हुई है। अंग्रेजी क्या लिखी हुई है? अंग्रेजी वही लिखी हुई है जो तकरीबन मैं आपको बता चुका हूं कि given the joint distribution f x comma y of the discrete random variable x and y, वही बात होगी कि आपके पास ये joint distribution given है, तो कहता है we may need the probability distribution g of x alone, वही ठीक है। वही बात हो गई कि बेटा अगर आपको इस ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ x की कंट्रीब्यूशन चाहिए तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को बेटा इन्होंने नाम दे दिया है g ऑफ x का, जो कि ये रेड से लिखा हुआ है। इस g ऑफ x को बेटा नाम दे देते हैं ये लोग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का। क्लियर हो गया बेटा? ये g ऑफ x ऑब्टेन कैसे होगी? ये लिखा हुआ है बेटा कि विच इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग f ऑफ x कॉमा y ओवर द वैल्यूज ऑफ y। समझ आ गई बेटा? इसका मतलब ये हुआ, आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं कि बेटा अगर आपको पास एफ एक्स कॉमा वाई गिवन हो, उसमें से जी ऑफ एक्स कैसे निकालोगे? तो समिंग क्या होता है बेटा? इंटीग्रेशन होती है ना। Yes sir. इंटीग्रेशन इज नथिंग बट समिंग। कोई इतराज इसका आप इस बात पे है जवानों? No objection sir. ऐसे ही है ना। तो Yes वो sir. कहना ये चाह रहा है कि बेटा अगर आप इस एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई को इंटीग्रेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू y और x को कांस्टेंट ट्रीट करो, तो कहते हैं आपको g ऑफ x का फंक्शन मिल जाएगा। आ गई समझ? तो इंटीग्रेशन तो यूज हो जाएगी कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में, और डिस्क्रीट के लिए फिर आपको सम करना पड़ेगा। तो व्हेन यू सम द f ऑफ x कॉमा y ओवर द वैल्यूज ऑफ y ओनली, यू गेट g ऑफ x। सिमिलरली बेटा when you sum f of x over the values of x, तो आपको बेटा फिर y की डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाती है जिसको हम h of y का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास फिर ये g of x और ये h of y जो कि आपने f x कॉमा y से एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं बेटा, इसको बेटा हम नाम दे देते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक हो गया? शायद आपको अंग्रेजी से ज्यादा ना समझ आया हो, मगर इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो अब आपको स्लाइड विजिबल हो गई है, इससे बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। ये देखें g ऑफ x कैसे निकाला गया है? g ऑफ x को निकाला गया है f ऑफ x y से ही। कैसे? अगर बेटा हम उसको सम कर दें विद रिस्पेक्ट टू y। यही बात यहां पे लिखी हुई थी ना कि व्हेन वी डू सम ओवर द वैल्यूज ऑफ y, तो ये देखें आपको क्या मिल जाएगा? g ऑफ x मिल जाएगा। तो g ऑफ x कैसे मिलेगा? if you do the summation of f of x comma y with respect to y, ठीक है, और h of y मिल जाएगा if you sum f of x comma y with respect to x, ठीक है। ये केस था डिस्क्रीट के लिए। इंटीग्रेशन के लिए जब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा उसके लिए यही चीज समेशन किससे रिप्लेस हो जाएगा बेटा? इंटीग्रेशन से। तो g ऑफ x आपको कैसा कब मिलेगा? जब आप एफ एक्स कॉमा वाई को इंटीग्रेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू y,
कीपिंग द एक्स कांस्टेंट, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, जी ऑफ एक्स मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप उस एफ एक्स कॉमा वाई को इंटीग्रेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको मिल जाएगा बेटा एच ऑफ वाई। तो ये दोनों इस तरह अच्छा। करके आप बेटा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। अगर आप उसको इंटीग्रेट कर दें उसके ऑपोजिट वेरिएबल से एंड कीपिंग दी एक्स एंड वाई कांस्टेंट, इस केस में देखें हम, आप इंटीग्रेट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई और एक्स को क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे ना। तो जब x को कांस्टेंट ट्रीट करोगे है जोआनो, तो आपके पास आखिर में क्या रह जाएगा, सिर्फ x का फंक्शन रह जाएगा, y खत्म हो जाएगा, y पे आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो आखिर में जो x का सिर्फ फंक्शन रह जाएगा बेटा, that would be g of x and that would be h of y and we call them as the marginal distributions. Any problem जी, कोई सवाल है आप लोगों का? सर एक की जब हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो दूसरे को कांस्टेंट रखेंगे। हाँ, दूसरे को कांस्टेंट रखना पड़ेगा ना बेटा, सही है सर। वरना फिर क्या करोगे, उसका क्या करोगे, ऑब्वियसली जब विद रिस्पेक्ट टू डी वाई करेंगे ना, तो x को बाहर ले आएंगे, इंटीग्रेशन की दूसरी साइड पे ले आएंगे, कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा ना। जी जी सर। ठीक है जुआन, अभी एग्जांपल करते हैं बेटा तो मजीद क्लियर हो जाएगा। यहां तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? नो सर, फाइन। किसी को भी नहीं है जी? आगे चलूं? चलें बेटा, परफेक्ट परफेक्ट। तो ये एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि एग्जांपल करानी है आप लोगों को, तो बेटा ये आपकी बुक से एग्जांपल्स करा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि बेटा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे निकाली जाती हैं। ठीक है, तो एक कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए आपको, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एग्जांपल 3.18 एंड 3.19 ना, मगर ये आपकी बुक में 3.16 3.17 है। ये नंबर इसलिए फर्क है कि बेटा ये जो बुक मैंने इस टाइम खोली हुई है ये एडिशन 9 है, और ये जो मैंने लिखी हुई है ना ये एडिशन 8 में है। तो क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बोल दिया था कि आप लोग एडिशन 8 फॉलो करोगे, तो इसलिए मैंने ना उसमें एग्जांपल्स के नंबर वो एडिशन 8 वाले लिख दिए हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज ना होना कि मैं कोई और प्रॉब्लम करा रहा हूँ, ये वही प्रॉब्लम्स हैं, बस यहाँ पे नंबर डिफरेंट है। ठीक है जवानों? यस सर। ठीक है जी, चलें। तो पहले ना आपको उसमें करा देता हूँ, ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में करा देता हूँ, ताकि फिर डिस्क्रीट में आता हूँ। डिस्क्रीट में थोड़ा मुश्किल है, उसमें आसान है, तो काम हमारा आसान हो जाएगा। बेटा ये कहता है कि फाइंड g ऑफ x, फाइंड g ऑफ x एंड h ऑफ y, फाइंड द फॉर द ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ एग्जांपल नंबर 3.15। ठीक हो गया जी। एग्जांपल नंबर 3.15 में एक ज्वाइंट फंक्शन गिवन है f ऑफ x कॉमा y का, जो कि बेटा ये लिखा हुआ है 2/5 ब्रैकेट 2x प्लस 3y। ठीक हो गया। आपको वो कह रहा है कि ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, इससे g ऑफ x एंड h ऑफ y निकाल दो। तो कैसे निकालोगे बेटा? बहुत आसान। आप g ऑफ x कैसे निकालोगे? आप e ऑफ x ऐसे निकालोगे जब आप उस f x कॉमा y को इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है बेटा, तो देखें एग्जांपल नंबर 3.15 में चले जाएं, देख लें कि उधर फंक्शन क्या गिवन था। वो एग्जांपल मैंने आपको करने को भी दी थी। ये गिवन है बेटा, ये वाली 2/5 2x प्लस 3y। ठीक है, ये गिवन है आपको, और x और y की लिमिट्स भी गिवन है। x की लिमिट 0 से 1 है और y की लिमिट्स भी 0 से 1 है। ठीक है, ये फंक्शन आपको यहाँ गिवन है। इस फंक्शन का बेटा हमने g ऑफ x एंड h ऑफ y निकालना है। ठीक हो गया। तो बेटा ये देखिए, हमने सिंपल वहां पे वही फंक्शन पुट किया और विद रिस्पेक्ट टू y इसको हमने क्या कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, बाय कीपिंग दी x कांस्टेंट। जब x कांस्टेंट कर लेंगे और y की लिमिट्स क्या पुट करेंगे बेटा? y की लिमिट्स वही पुट करेंगे जो वहां पे आपको गिवन थी। तो y की लिमिट्स क्या गिवन थी सवाल में, ये देख लीजिएगा, 0 से 1 तक। क्लियर है जी? तो आप इसको सिंपल 0 से 1 तक
इंटीग्रेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो बेटा आपके पास ये देखें आखिर में आंसर रह जाएगा जो कि सिर्फ एक्स की फॉर्म में होगा, वाई खत्म हो जाएगा उसमें से, 4x + 3 डिवाइडेड बाय 5, एंड यू नेम्ड इट बेटा एज g ऑफ x। तो आप लोगों ने क्या कर लिया, सक्सेसफुली ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन में जो कि x एंड y दोनों का फंक्शन था, आपने उसको सिर्फ कन्वर्ट कर दिया है x की फॉर्म में। क्लियर हो गया जी? जी सर, जी आगे समझ। सर। मेरी तसल्ली के लिए बेटा, मेरी तसल्ली के लिए, ताकि मैं शक नहीं कर रहा, इंशाल्लाह आपको मेरे से अच्छी इंटीग्रेशन आती है, मगर मेरी तसल्ली के लिए अगर आप लोग एक पेज और पेन निकाल लें, इसको बस एक दफा y विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट कर लो और देखो क्या यही आंसर आता है। प्लीज कर लो था बस, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाए कि आप लोगों को समझ आ गई है कि जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये कोई क्विज नहीं है, कुछ नहीं है, बस सिर्फ बेटा कॉपी पेंसिल यकीनन आप लोग के पास पड़ी होंगी, इसको जरा प्लीज इंटीग्रेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू वाई, ये जो फंक्शन है ना। अब फिर जरा आंसर मैच करो, क्या आप लोग का आंसर यही आता है? ठीक है, स्टार्ट हो जाए बेटा। यही आता है सर। यस सर, यही आंसर आ रहा है। वेरी गुड जी, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। तो समझ आ गई बेटा, उम्मीद है आप लोगों को कहानी है। इसी तरह करके आप लोग बेटा h ऑफ y भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आप इस f ऑफ एक्स वाई को इंटीग्रेट कर लें विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बेटा, तो आपके पास फंक्शन रह जाएगा, देखें आपके पास फंक्शन रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ y की फॉर्म में। क्लियर हो गया जवानों? जी हैं सर। जी, इज इट क्लियर? यस सर। दैट्स गुड जी, दैट्स गुड। अब आते हैं बेटा, ये तो कंटिन्यूस के लिए था ना, अब आते हैं डिस्क्रीट में कि डिस्क्रीट में हम कैसे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस को निकालेंगे। ठीक है, तो डिस्क्रीट में भी बेटा हमने वही काम करना है। ये देखें, ये एग्जांपल नंबर 3.16 जो आपको शो हो रही है, ये जो टेबल जो बेटा अभी मैंने आपको पीछे रिवाइज कराया है, ये उसी टेबल से ना डाटा निकाला गया। तो कहता है कि हम g ऑफ x को निकाल सकते हैं बेटा। क्या करेंगे, g ऑफ x को कैसे निकालेंगे हम बेटा? इस तरह ऐसे करेंगे कि हम x को कांस्टेंट रखेंगे और y को वेरी करेंगे। समझ आ गई है? x को कांस्टेंट कर रखेंगे और y को वेरी करेंगे।
तो ये चला गया है ना सबसे पहले। तो इसमें जी ऑफ जीरो का मतलब ये हुआ कि एक्स वैल्यू क्या है, जीरो, ऐसे ही है ना। तो जी ऑफ जीरो कैसे निकाला गया बेटा, देखें इसमें एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई होता है ना, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो। इस दूसरे वाले में आ जाओ, इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो। तीसरे वाले में आ जाओ, इसमें एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो। सो यू डू व्हाट कि you keep the x constant and you sum it with respect to y by varying y only। आप देखें कि आप इसमें सिर्फ y को वेरी कर रहे हैं, ऐसा है कि नहीं है? यस सर, ऐसा ही है। सिमिलरली फिर आप g ऑफ 1 निकाल लोगे। g ऑफ 1 में 1 की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, x की वैल्यू देखें 1 1 1, y की वैल्यू वेरी करोगे 0 1 2, सही है। सिमिलरली g ऑफ 2, तो बेटा आपके पास ये तीन वैल्यूज आ जाएंगी। आप नीचे करके इस तरह का इसका अलग से ग्राफ बना लोगे, और ये ग्राफ बेटा अब बन गया है g ऑफ x का, विच इज दी टेबल ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, which is the table of marginal distribution। समझ आ गई जवानों? जी सर आ गई है। अच्छा, मेरी तसल्ली के लिए, अब अगेन मेरी तसल्ली के लिए कि मैं तसल्ली कर सकूं, ये h ऑफ y आप लोगों ने खुद निकालना है। अब h ऑफ y निकालना है, तो h ऑफ y कैसे निकालोगे, इसमें सर y वाई की वैल्यू कांस्टेंट रहेगा और एक्स की कांस्टेंट वैल्यू रखोगे, चेंज करते रहेंगे। y की वैल्यू कांस्टेंट रखोगे और x को वेरी करोगे। समझ आ गई बेटा? तो सबसे पहले h ऑफ 0 यस निकालोगे, फिर h ऑफ 1 निकालोगे, फिर h ऑफ 2 निकालोगे, सही है, क्लियर है ना? तो जी मैं टेबल आपके सामने जी रख सर देता हूँ। क्लियर है। हाँ, टेबल आपके सामने रख देता हूँ, और आप जरा जल्दी से मुझे एच ऑफ वाई निकाल दो। टेबल आपके सामने रख देता हूँ, ये टेबल आपके सामने आ गया। तो सारी वैल्यूज पहले से ही निकली हुई हैं। ठीक है जी। एच ऑफ 0 निकालो, कैसे निकालोगे, y की वैल्यू कांस्टेंट होगी 0 और x को वेरी करोगे, तो बेटा यही वैल्यूज आ जाएंगी ना। देखो 3/28, 9/28, 3/28, ऐसा है कि नहीं है? इसमें क्या किया आप लोगों ने, y कांस्टेंट है 0, x को वेरी कर रहे हो 0 1 2, ऐसा है कि नहीं है? तो h ऑफ 0 क्या आ जाएगा, इन तीनों को अगर ऐड कर लें 15/28, वहां जाके देखते हैं क्या यही आंसर है, गया, ये देखें 15/28, बिल्कुल ठीक। समझ आ रही? यस सर। अगर आप लोग ये टेबल बना लें तो ऑटोमेटिकली इसमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन पहले से ही बनी होती है, निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्या ख्याल है? ये जो सेकंड रो है, इसमें y की वैल्यू 1 है, कांस्टेंट है, और x वेरी हो रहा है, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, तो 3/14, 3/14 प्लस 0, जब इन तीनों को ऐड करोगे तो 3/7, तो ये आपके पास आ जाएगा h ऑफ 1। तो h ऑफ 1 वहां जाके देखो क्या यही है, 3/7 है, किधर गया, ये देखें 3/7। क्लियर हो गया जी? या तो तरीका यही है बेटा कि इसी तरह ना लिख लिया करो, f ऑफ 0 1 1 0 लिख लिया करो, और फिर टेबल से वैल्यूज उठा लिया करो, और फिर ऐड कर लिया करो। समझ आ गई? या डायरेक्ट टेबल से निकाल दिया करो, आपकी मर्जी है। क्लियर है जी मामला? जी सर आ गई समझ। किसी को कोई एम्बिग्यूटी हो बेटा तो प्लीज लेट मी नो, किसी को कोई एम्बिग्यूटी हो।
क्लियर है सर। दैट्स ग्रेट जी। प्लीज आप लोग ना लेक्चर के बाद प्लीज इन एग्जांपल्स की ना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि अगर किसी को कोई थोड़ी बहुत एम्बिग्युइटी हो भी तो वो क्लियर हो जाए, और अगर नहीं क्लियर होती तो फिर मुझसे पूछ ले। तो बेटा उम्मीद है कि अब आप लोगों को मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है। आप लोगों को समझ आ गई है कि अगर आपके पास ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन हो तो आप उसमें से g ऑफ x या h ऑफ y मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आराम से निकाल सकते हो। कैसे ही है ना, आराम से निकाल सकते हो ना। यस सर। चलें जी, तो बेटा ये एग्जांपल्स भी हमने कर ली, ठीक है। हाँ, अब बेटा ये एक और हमारे पास इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है विच इज द स्टेटिस्टिकली इंडिपेंडेंस का, कि अगर बेटा आप लोगों को ये मालूम करना हो कि ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन तो बन गई है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ना, वो गिवन है। अगर आप लोगों ने ये मालूम करना हो कि क्या रैंडम वेरिएबल एक्स एंड रैंडम वेरिएबल वाई आपस में इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं है, ठीक है, तो बेटा वो आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हो अगर बेटा वो ये रिलेशन होल्ड करता है। रिलेशन क्या है? रिलेशन ये है कि जो आप लोगों ने बेटा g ऑफ x और h ऑफ y जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने निकाल ली है, अगर आप उन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, दोबारा से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और वही चीज बन जाए, तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जो x एंड y है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। और अगर बेटा ये इक्विवेलेंट ना आया तो इसका मतलब ये हुआ कि उनमें कोई ना कोई डिपेंडेंसी है। समझ आ गई जवान? क्लियर हो गया बेटा कॉन्सेप्ट? हाँ सर रिपीट कर दें। जी सर, जी सर। बेटा रिपीट कर देता हूं। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आपके पास बेटा f ऑफ x कॉमा y का फंक्शन गिवन हो और आपसे पूछा जाए सवाल में कि ये बताओ कि क्या x एंड y आपस में इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ये रिलेशन बता दो, ठीक है बेटा। तो टू चेक दैट कि x एंड y में क्या रिलेशन है, बेटा हम सबसे पहले इसकी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे g ऑफ x एंड h ऑफ y, और उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे जो कि आपको ये नीचे इक्वेशन में नजर आ रहा है। तो अगर उन दोनों का प्रोडक्ट इक्विवेलेंट हुआ f ऑफ x कॉमा y से के जो कि ओरिजिनली आपको गिवन था, तो इसका मतलब ये होगा कि x एंड y आपस में इंडिपेंडेंट है। और अगर इक्वल ना हुए तो इसका मतलब ये होगा कि x एंड y आपस में कोई ना कोई डिपेंडेंसी रखते हैं। अब आ गई समझ? ओके सर। जी सर। वो जिसने बोला था नहीं समझ आई उसको समझ आ गई है? यस सर। तो अच्छा, अब बेटा अब प्रॉब्लम ये है, मैं जवानों किसी ने सवाल किया नहीं कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के केस में तो बहुत आसान है, g ऑफ x और h ऑफ y की इक्वेशंस बन जाती है ना इन द फॉर्म ऑफ x एंड y, तो मल्टीप्लाई करके आप आराम से देख सकते हो कि डिपेंडेंस है कि नहीं है। डिस्क्रीट के केस में कैसे चेक करोगे? सर डिस्क्रीट के केस में जो वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। हाँ वेरी गुड यार, शाबाश। कौन बोला है? तो नोमान सर जी। नोमान, तो डिस्क्रीट के केस में ना ऐसे चेक करोगे बेटा, किसी भी एक वैल्यू पे चेक कर लो। अगर किसी की एक वैल्यू पे वो सेटिस्फाई हो गया तो मतलब है कि भाई रिलेशन आपका होल्ड करता है। अब ये मैं फॉर एग्जांपल ये मैं 0 0 पे चेक कर रहा हूं, ठीक है जी। तो f ऑफ 0 0 का मतलब कि x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, तो उधर मैं निकाल लूंगा g ऑफ 0 और h ऑफ 0। तो g ऑफ 0 h ऑफ 0 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं और f ऑफ 0 0 की वैल्यू बन गई, टेबल से मैच कर गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि इंडिपेंडेंट है, वो ठीक है जी। इंडिपेंडेंट है। हाँ, तो डिस्क्रीट के केस में ना बेटा चेक करने का तरीका ये है कि किसी भी एक वैल्यू पे चेक कर लो,
किसी भी एक वैल्यू से मुराद ना मेरी ये है, 1 मिनट में अगर किसी को नहीं समझ आई, अगर ये 0 1 कर दूं तो क्या होगा? अब मैं 0 0 पे नहीं चेक कर रहा, बल्कि मैं किस पे चेक कर रहा हूं? 0 1 पे। तो समझ आ गई मेरे कहने का मतलब क्या है? यस सर। जी सर, जी सर। हाँ, अगर 1 1 कर दूं तो बस फिर इधर 1 1 हो जाएगा। है सही समझ रहे हो ना? तो यस सर, आ गई। किसी यस सर। किसी भी एक वैल्यू पे चेक करके देख लो, तो अगर बेटा इक्वल हुआ तो आप कह दोगे कि दे आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट, और अगर इक्वल ना हुआ तो फिर जवान आप लोग कह देना कि दे आर डिपेंडेंट। ओके सर। समझ आ गई जी? यस सर। चलें, बाकियों को भी समझ आ गई है, जैसे हसन ही बोलता है। यस सर। परफेक्ट। तो अब ना बेटा इसकी एग्जांपल कर लेते हैं स्टैटिस्टिकल की, क्या कहते हैं इसको, इंडिपेंडेंस की कोई एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें ना स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस दिखाई गई हो। तो वो देख लेते हैं बेटा कि इंडिपेंडेंस कैसे चेक करेंगे आप लोग। तो ये देखें बेटा, ये एग्जांपल एक गिवन है, ठीक है, जिसमें स्टैटिस्टिकल एग्जांपल उसी प्रॉब्लम की करनी है जो कि आप जो टेबल आपने बनाया है, जिसके आपने जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई निकाले हैं, ठीक है। तो ये देखें, वो एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं उसकी डिपेंडेंस ना, 0 1 पे चेक कर रहे हैं। तो उन्होंने 0 1 पे कैसे चेक किया कि एफ ऑफ 0 1 की वैल्यू 3/14 थी, फिर उन्होंने जी ऑफ 0 निकाला, वो 5/14 निकल आई, एच ऑफ 1 निकाला, 3/7 निकल आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो इसके बराबर नहीं बनती, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, नहीं है। ठीक है जी, हाँ इंडिपेंडेंट नहीं है। तो दिस इज हाउ बेटा के वी चेक दी इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस, ठीक है। और कंटिन्यूस के केस में कैसे करोगे? वो तो बहुत आसान है, वो मैंने आप लोग को बता दी है। इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। बस सिंपल उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर उनका प्रोडक्ट वही बन जाता है एफ ऑफ एक्स वाई, तो इंडिपेंडेंट है, और अगर नहीं बनता तो डिपेंडेंट। क्लियर हो गया जी जवानों? जी यस सर। सर। चलें जी, गुड है। अगला जो बेटा अब हमारा टॉपिक आ गया है, दैट इज दी कंडीशनल, सॉरी ये क्या, हाँ ये, दैट इज दी बेटा कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों को याद होगा कि आप लोगों ने जब हम वो कन्वेंशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, जब हमने रैंडम वेरिएबल्स की प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी थी, हम कन्वेंशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े थे, तो बेटा वहां पे भी आप लोगों ने कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज निकाली थी, याद कि नहीं याद? पी ए गिवन दैट बी, दैट वाज इक्विवेलेंट टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ बी, याद है? जी जी सर। यस। जी सर, तो याद बेटा है। अब वही कंडीशनैलिटी हमारे पास रैंडम वेरिएबल के केस में भी आ सकती है ना, ठीक है। क्या पता एक का रिजल्ट अगले पे डिपेंड करता हो। तो बेटा इस केस में हमने उसको बेटा नाम दे दिया गया है, उस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को नाम दे दिया गया है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक हो गया। जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज आप लोग निकालते थे ना कन्वेंशनल प्रोबेबिलिटी में, पी ऑफ ए बी करके लिखते थे बेटा, अब वो रैंडम वेरिएबल की केस में चेंज हो जाएगा ना, और वो अब नई फॉर्म ले गया है और उसको नाम दे दिया गया है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। अब चूंकि बेटा ऑब्वियसली हम पे पी ऑफ ए और पी ऑफ बी वो तो लिखने की पाबंदी है ना रैंडम वेरिएबल के केस में, तो इसलिए बेटा अब यहाँ पे हम उसको देखें डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे निकालें, हमने उसको नाम दे दिया है एफ का, एफ वाई गिवन डेट एक्स, ठीक है, एफ वाई गिवन डेट एक्स। इसका मतलब है कि यू आर फाइंडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाई गिवन डेट एक्स हैज अकर्ड, ठीक है बेटा। And this is equivalent to what? This is equivalent to the joint distribution
ऊपर देखें न्यूमरेटर में ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी वाली? एक्स वाली, ये एक्स वाई, क्योंकि एक्स हो चुका है। ठीक है, तो आप उसकी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। सिमिलरली बेटा अगर आपको उल्टा चाहिए एफ एक्स गिवन डेट वाई, ठीक है, तो उस केस में बेटा अगेन वही कि आपके पास ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मगर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी वाली? ऑब्वियसली एच एच ऑफ ऑफ वाई वाई। वाई। अब बेटा आप लोगों को मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की अहमियत का पता लगा? बेटा ये है आपके पास मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प यू टू फाइंड द कंडीशनल प्रॉब्लम्स। अब भाई आपको बात समझ? यस सर। यस सर। अगर आपको बेटा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ना निकालनी आती होती, ये जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई, और इसको कॉन्सेप्ट हमारे पास ना होता, तो फिर तो हम फेल हो जाते। फिर तो ये रैंडम वेरिएबल के केस में हम कंडीशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं कर सकते थे। तो ये बेटा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि इट हेल्प अस फाइंड द कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम प्रोसेसेस। ठीक है, तो अगर कल को आपसे कोई पूछे कि भाई मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फायदा हुआ, तो उसको बताइएगा कि भाई उसका एक तो ये फायदा हुआ कि वो हमें किसी एक रैंडम वेरिएबल की कंट्रीब्यूशन बता देता है ज्वाइंट में से, मगर जो उसकी सबसे बड़ी खसूसियत है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो ये है कि वो हमारी मदद करता है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड आउट करने में। ठीक है जवानों, किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा है? नोमान, अमजद, सर जी आ गया समझ। आ गई है? क्लियर है सर जी। ये बेटा ऑब्वियसली कंडीशन उन्होंने लिख दी है कि g ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और h ऑफ y मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ऑब्वियसली ये जरूरी है, ये तो किसी भी मैथ्स के फंक्शन के लिए जरूरी है ना। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फिर तो मामला ही खराब हो जाएगा ना, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसलिए ये तो किसी भी मैथ्स की बेसिक कंडीशन को होल्ड करता है। तो दिस g ऑफ x एंड h ऑफ y मस्ट बी ग्रेटर देन 0, इक्वलेंट टू 0 नहीं हो सकते। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो सर। शाबाश जी। तो आगे आ गई जी एग्जांपल। तो आओ जी दोबारा एग्जांपल पे। जी जमशेद कुछ कहना है? नहीं सर, वो जो बंदा लास्ट टाइम बोलता है उसके ऊपर आ जाती है। क्या? अच्छा 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 अच्छा, तो मैं समझा कि जमशेद को कोई प्रॉब्लम है। चलो ये बेटा ये एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है, जिसमें देखें आपके पास ना ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आपके पास गिवन है, ठीक है, और वो दो रैंडम वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है। एक मिनट बल्कि आपके ना बड़ी एग्जांपल कराते हैं, ये भी तो थोड़ी सी यार किधर है? ये आ गई है बेटा, मगर ये मसला है कि चलो कराता हूँ बेटा आपको। इस वाले ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया ये डिस्ट्रीब्यूशन नजर आ रही है आप लोगों को? पेज के आखिर में है, मगर आई होप्स आपको क्लियर है। ये ऊपर की तरफ नहीं हो रहा मेरे से, ये जो है ये नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। जी सर आ गया है। मैंने हाईलाइट भी कर दी है बेटा। ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आपके पास गिवन है, ठीक है,
तो क्या गिवन है आपके पास, एक ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है जिसमें x की जिंदगी 0 से लेके 2 तक है और y की जिंदगी 0 से लेके 1 तक है। ठीक है, सवाल क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है, लेकिन 3 पार्ट उसने आपसे पूछे हैं। फाइंड, पहला पार्ट g ऑफ x, दूसरा फाइंड h ऑफ y, तीसरा फाइंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी वाली, f ऑफ x गिवन डेट y वाली। समझ आ गई बेटा? तो सबसे पहले आप लोग क्या निकालोगे, g ऑफ x, g ऑफ x निकालना आता है ना? यस सर। जी सर आता है। इंटीग्रेट कर लोगे विद रिस्पेक्ट टू y, किसकी आएंगी, y की लिमिट्स आएंगी। ठीक है, तो ये इंटीग्रेट कर लो, तो g ऑफ x बेटा आ गया x बटा 2, h ऑफ y कैसे करोगे, इसको इंटीग्रेट कर लो विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट्स किसकी आएंगी, x की आएंगी, तो 0 से 2, इसको इंटीग्रेट कर लो बेटा, तो आपके पास ये y का फंक्शन आ जाएगा 1 + 3y² डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तीसरा जो उसका सवाल था क्या बेटा, कि f(x) गिवन y, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू f(x, y) डिवाइडेड बाय व्हाट, h ऑफ y। तो आप लोगों ने उसी फंक्शन को जो कि आपके ऊपर गिवन था उसको डिवाइड कर दिया सिंपल, किससे, h ऑफ y से। h ऑफ y आप लोग ये निकाल चुके हैं। ठीक है, तो बेटा आपके पास पीछे क्या रह गया, x बटा 2। समझ आ गई? तो दिस इज हाउ you find the word conditional distribution। समझ आ गई जोनो? यस सर आ गई है। यस सर। अब अगर मैं कहूं कि मुझको ये बता दो कि x एंड y आपस में डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो वो कैसे करोगे? मल्टीप्लाई कर देंगे सर जी, जी ऑफ एच ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई को। हाँ, अगर वो बस एफ ऑफ एक्स वाई के अगर इक्वल आ सेम, गया तो अगर मतलब दोनों इंडिपेंडेंट हो है, ना आया तो फिर बस डिपेंडेंट होंगे। एग्जैक्टली इन दोनों को बेटा बस सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर इक्वल हैं तो इंडिपेंडेंट हैं और अगर इक्वल नहीं है तो डिपेंडेंट है। ठीक है जी, डिपेंडेंट। तो बस बेटा डेट्स ऑल फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो प्लीज बता दो, वरना आज के लिए इतना ही जानो। इस पर प्रैक्टिस कर कुछ लेंगे अगर कोई इशू हुआ तो। प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आप लोगों को दूंगा, हाँ नहीं, कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम में बेटा आपको दूंगा, वो ना मैं इन स्लाइड्स के आखिर में डाल दूंगा। ठीक, तो वो कर लीजिएगा। अगर उसमें कोई इशू आया प्रैक्टिस प्रॉब्लम में तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। क्लियर है? स्लाइड अपलोड करूंगा ना तो आखिरी स्लाइड पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम गिवन होंगी, तो वो प्लीज कर लीजिएगा घर में आराम से। सर जी लास्ट लेक्चर की स्लाइड भी अपलोड कर दे काइंडली।